अच्छा, तो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग शेल में जब अपन एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं तो उसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक डिफरेंस तो अपन ने देखा। क्या डिफरेंस देखा? चार्ज कैन रिजाइड इनसाइड, ये इंपॉर्टेंट है, इनसाइड द शेल बॉडी। मतलब हमने क्या देखा कि ये जो थिकनेस वाला जो पोर्शन है यहाँ पे भी शेल रह सकता है। ठीक है, हम यदि मतलब अंदर यदि नहीं चार्ज इंट्रोड्यूस करें तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि हमने केवल सरफेस पे चार्ज इंट्रोड्यूस किया तो सरफेस पे ही रहेगा, बट अंदर चार्ज इंट्रोड्यूस करेंगे तो अंदर भी रह सकता है। ठीक है, कंडक्टिंग शेल के केस में ऐसा नहीं है। चार्ज कैन रिजाइड ओनली ऑन सरफेस, अंदर रह ही नहीं सकता है, ओनली ऑन सरफेस। ठीक है, एक डिफरेंस तो ये देखा। अच्छा, दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि नॉन कंडक्टिंग जो स्फीयर है उसमें क्या है, बाय डेफिनेशन चार्ज मूव नहीं कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह चार्ज मूव नहीं कर सकता है अपने आप। ठीक है, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो सकता है। ठीक है, हम चाहे तो चार्ज केवल यहीं पे दें, बाकी जगह दें ही ना, तो ये चार्ज यहीं बैठा रहेगा। ठीक है, इन दोनों को मैं हटा देता हूं। तो यदि हम चार्ज केवल यहां पे देते हैं तो यहीं पे रहेगा। अच्छा, बॉडी के अंदर देना चाहें तो बॉडी के अंदर भी रह सकता है। अब ये एक बार यहाँ पे चला गया तो अपनी इच्छा से इधर से उधर मूव नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग शेल है तो बाय डेफिनेशन चार्ज मूव नहीं करेगा। ठीक है, कंडक्टिंग शेल के केस में ऐसा नहीं है ना। कंडक्टिंग शेल के केस में हम यहाँ पे चार्ज दे दें, है ना, किसी भी एक तरीके से यहाँ पे चार्ज दे दें और उसके बाद में हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ये चार्ज अपने आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये चार्ज जो है, यदि मैंने ये 4 यूनिट चार्ज दिया है तो ये 5 यूनिट, तो 1 यूनिट यहाँ रह गई और ये बाकी यूनिट जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ठीक है, ये मैं बना देता हूँ इसको। ठीक है, इस तरह का फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो अपन ने चार्ज दिया था वो अपने आप मूव करके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो नॉन कंडक्टिंग शेल में यदि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो स्पेसिफिकली क्वेश्चन में या कहीं पे भी हमको ये देखना पड़ेगा, है ना, ये वर्ड कि चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि वो अपने आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। कंडक्टिंग शेल में ऐसा नहीं है, कंडक्टिंग शेल में आप चार्ज दे दें वो यूनिफॉर्मली ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अपने आप, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। और जो कंडक्टिंग बॉडीज होती हैं उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो अभी अपन बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये क्यों होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, ये अभी नेक्स्ट 1-2 वीडियोस में ये अपन देख लेंगे, डिटेल में देखेंगे, है ना, उस पर अलग से वीडियो ही है। पर अभी आप ये मान के चलें कि यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है ना, और ये स्फेरिकल शेल है तो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अभी इतना मान के चलें, फिर वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं कंडक्टिंग बॉडीज में वो अपन देखेंगे 1-2 वीडियो बाद में। ठीक है, तो दूसरा डिफरेंस क्या हो गया, यहां लिख देता हूं मैं, और यहाँ पे अपन स्फेरिकल शेल की बात कर रहे हैं, है ना, स्फीयर होना जरूरी है, नहीं तो जो अपन लिख रहे हैं वो हो नहीं पाएगा, है ना। इसमें क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नॉन कंडक्टिंग शेल में, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में, और कंडक्टिंग स्फीयर में, है ना, ओनली इवन डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल। मतलब चार्ज डेंसिटी यदि अपन निकालें सरफेस पे तो ये यूनिफॉर्म ही रहेगी, भले अपन ने चार्ज एक जगह पे दिया हो, क्योंकि चार्ज मूव कर सकता है, वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ताकि यूनिफॉर्म हो जाए, और यहाँ पे जहां अपन देंगे वो वहीं बैठा रहेगा। ठीक है, तो इस डिफरेंस को ध्यान में रखें। अब अपन इसका ये थिन कंडक्टिंग शेल जो है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, पॉइंट P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं।
है ना, E एट पॉइंट P2। तो इसमें जो डिस्कशन है और जो प्रिंसिपल्स अपन ने नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में डिस्कस किए थे एग्जैक्टली सेम ही है ना, कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो उतना डिटेल में अपन नहीं डिस्कस करेंगे। एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें ये पॉइंट P2 भी रहेगा। गॉसियन सरफेस अपन ने बना लिया, ठीक है। अब गॉस लॉ लगाते हैं, है ना, इस गॉसियन सरफेस पे। तो है ना, इस केस में मैं लिख ही देता हूँ जो प्रिंसिपल अपन यूज करते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। ये नहीं होता तो अपन ये प्रिंसिपल नहीं लगा सकते थे, जो अभी अपन कर रहे हैं वो नहीं लगा पाते। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, ये तो अभी अपन ने देख लिया। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो गया, एवरी पॉइंट ऑफ गॉसियन सरफेस shall have सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन अलग अलग होगा बट मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट ले लें, ये वाला पॉइंट अपन ने ले लिया तो इसके रिस्पेक्ट में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और अपन ने ये वाला पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है सेम है, दिख रहा है। और सेम क्यों है, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होता, जैसे नॉन कंडक्टिंग शेल होता और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होता, तब अपन ये गॉसियन लॉ मतलब गॉस लॉ नहीं लगा सकते थे, ठीक है। तो इस डिस्टिंक्शन को ध्यान में रखें। तो अब गॉस लॉ लगाते हैं। तो गॉस लॉ क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्लोज सरफेस ई डी एस, ये क्या, चार्ज इनसाइड के बराबर, ठीक है। और इसके बाद वाला स्टेप जो है, यदि ये चीज नहीं होती, यदि ये चीज नहीं होती, और ये चीज क्यों हो रही है, क्योंकि ये चीज है, दिख रहा है, इसके कारण ये है और इसके कारण हम ये नेक्स्ट स्टेप कर पा रहे हैं, जिसके कारण गॉस लॉ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को सिंप्लीफाई कर देता है। तो एप्सिलॉन नॉट ई बाहर अपन ने ले लिया इंटीग्रल के, क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म है, ठीक है। ई यूनिफॉर्म नहीं होता तो ये वाला स्टेप अपन नहीं कर सकते थे, क्लोज सरफेस डीएस। अच्छा, फिर यहाँ पे एक्सप्रेशन में है ई डॉट डीएस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया है, एरिया के अलग अलग जो सेक्शंस हैं उनके बीच में एंगल जो है जीरो होगा, है ना। और क्यों जीरो होगा कि जैसे सपोज ये वाला एरिया ले लिया, ठीक है, तो इस एरिया पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, सपोज इस वाले पोर्शन के कारण तो डायरेक्टली आउटवर्ड ये फील्ड हो जाएगी। इसके राइट हैंड साइड वाले में जो चार्जेस हैं उनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी। मैग्नीट्यूड के साथ नहीं बना रहा हूँ, रफली बना रहा हूँ। और जो इसके नीचे वाला पोर्शन है स्फीयर का, है ना, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में हो जाएगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रह जाएगी, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। और एरिया का डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड है, तो एंगल जो है वो जीरो हो गया, ठीक है। तो ये चार्ज के बराबर क्यू एन, क्यू चार्ज दिया है अपन ने, तो ये कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट ई 4 पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। तो ई कितना आ गया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर, ठीक है। यही एक्सप्रेशन अपने पास में आया था नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसका एक कॉन्सिक्वेंस क्या हो गया कि जितने पॉइंट इस शेल के बाहर हैं, है ना, मतलब फॉर ऑल आर ग्रेटर देन आर, जितने पॉइंट्स जो हैं वो शेल के बाहर हैं, उसके लिए ये शेल ऐसे एक्ट करता है जैसे सारा चार्ज जो है इसके सेंटर में लोकेटेड हो, ठीक है, इस वाले रिलेशन से, इस वाले रिलेशन में। और जो पॉइंट चार्ज का जो रिलेशन है, यदि पॉइंट चार्ज होता तो पॉइंट चार्ज का भी क्या रिलेशन होता है, यही होता। यदि पॉइंट चार्ज सेंटर में है, क्यू पॉइंट चार्ज, तो वो भी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता, पॉइंट P2 पे यही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता, तो सेम है, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं एट पॉइंट P1।
जो कि शेल के अंदर है। तो अब पॉइंट P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1 जो है वो शेल के अंदर है। तो सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं P1 को इंक्लूड करते हुए। तो ये अपन ने गॉसियन सरफेस बना लिया, और गॉसियन सरफेस को बनाते टाइम अपन क्या चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके रिस्पेक्ट में गॉसियन सरफेस यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म बनाया, ठीक है। इस गॉसियन सरफेस का कोई भी पॉइंट जो है वो इसी गॉसियन सरफेस के किसी भी दो दूसरे पॉइंट के बराबर है इन टर्म्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मतलब इस वाले पॉइंट के अराउंड जो चार्ज है, जितना चार्ज इसके इस तरफ है और बाकी चार्ज इस तरफ है ना, वही सिचुएशन इस वाले पॉइंट के लिए भी होगी। तो इससे हम इन्फरेंस हम क्या निकाल सकते हैं, ये बाद में अपन यूज करेंगे इस इन्फरेंस को, कि इस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यदि होती है तो यूनिफॉर्म होगी, है ना। ये तो क्लियर ही है क्योंकि सारे पॉइंट्स जो हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिकल है, ठीक है। तो गॉस लॉ का क्या फॉर्मुलेशन था, एप्सिलॉन नॉट क्लोज लूप में E डॉट ds ये चार्ज इनसाइड के बराबर, ठीक है। अच्छा, इस वाले केस में इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, तो अपन क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट क्लोज लूप E डॉट ds इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखें कि ये जो EDS जो है वो 0 आ गया, इससे क्या हम ये इन्फर कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो गॉसियन सरफेस पे हर जगह पे 0 है ना। ये मैंने पूछा है ना। आप सोचें कि ये इन्फर हम कर सकते हैं क्या, तो इसका आंसर क्या है ना। इसका आंसर है कि इससे हम ये नहीं इन्फर कर सकते हैं, है ना। ये इन्फर करना जो है वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि भाई आप ये वाला एग्जाम्पल देखें, ये एग्जाम्पल तो अपन ने शुरू में ही देखा था। यदि कोई चार्ज है, उसके बगल में यदि मैं कोई गॉसियन सरफेस बना दूं, ठीक है, कोई एक सरफेस मैंने इसके बगल में बना दिया, है ना, एक स्फीयर जो है इसके बगल में रख दिया, तो इस वाले चार्ज के कारण में यदि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इस वाले गॉसियन सरफेस पे यदि हम गॉस लॉ लगा दें तो इस वाले गॉसियन सरफेस के लिए भी हम लिख तो सकते ही, भाई ये पर्टिकुलर चीज तो इस वाले गॉसियन सरफेस पे भी लागू होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर चार्ज नहीं, ठीक है। पर हम ये नहीं कह सकते कि ये जितने पॉइंट्स हैं गॉसियन सरफेस पे, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ना। वो तो ऑब्वियसली दिख ही रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं, ठीक है। इसमें EDS 0 इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो वेरी कर रहा है। हम गॉसियन सरफेस के चारों तरफ आप देखें, जैसे आप जो एरिया जो है ना, DS का डायरेक्शन देखें तो यहाँ पे DS का जो डायरेक्शन है इस वाले साइड पे, इस वाले साइड में जो एरिया का जो डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, उसमें जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम है। इसका मतलब इस वाले पोर्शन में जो ये E डॉट ds होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। हम नहीं कह रहे हैं कि 0 एंगल है, पर पॉजिटिव होगा, ये तो क्लियर ही है। और इस वाले पोर्शन में आप देखें तो इस वाले पोर्शन में एरिया का क्या डायरेक्शन है, एरिया का ये डायरेक्शन है, आप देख रहे हैं, एरिया का ये डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है। तो एंगल क्या है एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, हर केस में 90 डिग्री से ज्यादा है। तो इन वाले पोर्शन के लिए EDS का जो रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, वो नेगेटिव आएगा। और ये वाला EDS और ये वाला EDS है ना, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसलिए जो है वो नेट सम 0 आता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है। तो हम ये नहीं इन्फर कर सकते हैं, हम एक दूसरा एनालिसिस करेंगे, पर इसके थ्रू हम ये डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो सीधा तो अपन नहीं बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, पर अपने को एक चीज मालूम है, इस पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यदि होती है तो यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उस इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम ही होगा थ्रू आउट द गॉसियन सरफेस। ये तो अपने को मालूम ही है ना, सिमेट्री के थ्रू ये अपने को मालूम है, सारे पॉइंट्स आइडेंटिकल हैं। तो इसका मतलब ये भी निकला कि E और DS का डायरेक्शन तो यही है, बट DS का डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर आउटसाइड है गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि जितने डीएस के सेगमेंट अपन ले लें, है ना, ये डीएस का एक सेगमेंट यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, तो इस हर एक डीएस के सेगमेंट के लिए ई और डीएस के बीच में एंगल तो सेम ही होगा यदि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो, है ना, वो तो अभी निकलेगा, अपन पता करेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट, ये क्लोज लूप था, ई डी एस कॉस अल्फा, है ना, कोई भी एक एंगल ले लेते हैं, है ना, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0, और ये क्लोज लूप है, ठीक है। अच्छा, इस ई को हम इंटीग्रल के बाहर ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म है, वेरी नहीं कर रही, ये मैग्नीट्यूड अपन ने बाहर ले लिया, क्लोज लूप डी एस कॉस अल्फा, ठीक है। इस अल्फा के बारे में भी अपन अभी कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी अपने को, और ये 0 के बराबर है ना, राइट हैंड साइड में तो कंफ्यूजन है ही नहीं। अब इस वाले एक्सप्रेशन को देखें, यदि इसके राइट हैंड साइड को 0 होना है तो दो ही ऑप्शन है अपने पास में, डी एस तो 0 हो नहीं सकता भाई, एरिया तो 0 है नहीं, या तो ये टर्म 0 होगी थ्रू आउट, या ये टर्म 0 होगी थ्रू आउट। अच्छा, अब कॉस अल्फा का 0 होने का मतलब क्या निकला कि अल्फा जो है वो 90 डिग्री हो हर जगह पे, ठीक है। अल्फा 90 डिग्री का मतलब क्या निकला, आप देखें, यदि अल्फा 90 डिग्री के लिए यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं तो हर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसके टेंजेंशियल हो जाएगी, आप देख रहे हैं। तो अब आप देखें, इस गॉसियन लूप पे इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल हो सकती है क्या, मतलब ये डायरेक्शन हो सकता है क्या। इस वाले पॉइंट को यदि हम देखें तो इसके राइट हैंड साइड में जितना चार्ज है उतना ही चार्ज इसके लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इस पे यदि इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है तो उसके दो ही डायरेक्शन हो सकते हैं भाई, या तो ये डायरेक्शन होगा और या फिर ये डायरेक्शन होगा, और कोई दूसरा डायरेक्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि चार्जेस इसके लेफ्ट में और राइट में तो सिमेट्रिकल ही है, ठीक है। तो ये कॉस अल्फा जो है वो 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये अल्फा 90 डिग्री हो नहीं सकता, ये तो रूल आउट हो गया। तो हमारे पास में क्या ऑप्शन रह जाता है, हमारे पास में एक ही ऑप्शन रह जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 है इस गॉसियन लूप पे एट ऑल पॉइंट्स, ठीक है। तो ये हमारा कंक्लूजन हो गया कि किसी भी थिन शेल पे जिस पे चार्ज अपन ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी थ्रू आउट, ठीक है। तो बाहर के पॉइंट्स के लिए ये शेल ऐसे एक्ट करता है जैसे कि पॉइंट चार्ज हो, है ना, सारा चार्ज इसके सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड हो, और अंदर वाले पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है उसका ग्राफ भी बना लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन का यदि अपन ग्राफ बनाएं तो शेल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है, ये 0, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का अपन मैग्नीट्यूड इंडिकेट कर रहे हैं, और रेडियस r के बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरह से वेरी कर रही, ठीक है। क्या रिलेशन आया था अपने पास में, kq/r², तो 1/r² से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड घट रहा, और रेडियस पे, शेल के रेडियस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, kq/r², r जो है वो शेल का रेडियस है, ठीक है। अच्छा, इस टॉपिक पे डिस्कशन खत्म करने पहले एक चीज और देख लेते हैं। अच्छा, गॉस लॉ के एप्लीकेशन का एक एस्पेक्ट और देख लेते हैं। जैसे गॉस लॉ में हम हर बार बोलते हैं कि हमको सरफेस जो है वो सिमेट्रिकल लेना चाहिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में। सपोज जैसे इस वाले केस में हम थोड़ा सा इरेगुलर सरफेस ले लेते, सपोज सरफेस जो है वो हम इस टाइप का ले लेते, ठीक है। सपोज ये सरफेस ले लिया अपन, ठीक। अब इस वाले सरफेस के लिए क्या ये जो गॉस लॉ का रिलेशन है वो वैलिड होता क्या, तो इसका आंसर तो ये है कि यस, इस वाले सरफेस के लिए भी गॉस लॉ का रिलेशन वैलिड होता, ठीक है। यदि हम किसी तरह से E.ds कैलकुलेट कर सकें इस सरफेस के लिए तो उसका टोटल जो है वो भी 0 आता है, ठीक है। तो अब ये हुआ कि इस वाले सरफेस से हम सेम आंसर ला सकते थे क्या, हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया था, E0 है शेल के अंदर हर एक पॉइंट पे। तो अब क्या होता है, जैसे पहला वाला रिलेशन है ये तो वैलिड होता है, उसका नेक्स्ट स्टेप ये भी हम लिख सकते थे इस सरफेस के लिए, ठीक है। पर इसके बाद वाला जो स्टेप है
जो अपन ने लिखा था इसके बाद वाले स्टेप पे अपन ने क्या लिखा था कि एप्सिलॉन नॉट क्लोज लूप ई डी एस कॉस अल्फा, ठीक है, ये नहीं लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि इस वाले इरेगुलर सरफेस के जो अलग अलग पॉइंट्स हैं वो सिमेट्रिकली प्लेस नहीं है। आप देख रहे हैं, है ना, ये पॉइंट है, इसके रिस्पेक्ट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और जो ये अंदर वाला पॉइंट है इसके रिस्पेक्ट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टोटल डिफरेंट है। तो ई जो है वो यूनिफॉर्म है ही नहीं। यूनिफॉर्म भी नहीं है तो हम ये गारंटी से नहीं कह सकते हैं कि ई और डी एस के बीच में एंगल सेम होगा। एक तो ये भी नहीं कह सकते हैं, है ना, कॉस अल्फा जो है यूनिफॉर्म नहीं रख सकते हैं थ्रू आउट। और दूसरा, इसके बाद वाला स्टेप हमारा क्या था, हम ई को बाहर ले गए थे इंटीग्रल से, ठीक है, डी एस कॉस अल्फा, ये वाला स्टेप भी हम नहीं कर सकते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगेन ई जो है वो यूनिफॉर्म होगा या नहीं होगा हमको नहीं मालूम है, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है अलग अलग पॉइंट के रिस्पेक्ट में अलग अलग है। ये पॉइंट दूर है सभी चार्जेस से, ये वाला पॉइंट है ना कुछ चार्जेस से पास है, कुछ चार्जेस से दूर है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड सेम होगी। जीरो होगी कि नहीं होगी वो तो बात की बात है, पर सेम होगी कि नहीं होगी हम ये भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेप्स जो हैं वो हम नहीं कर सकते थे। तो ये हम कंक्लूड नहीं कर सकते थे कि ई जो है वो जीरो है, ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, ठीक है। ये जरूर वैलिड होता है ना, इसका जरूर ध्यान रखें कि सरफेस जो है रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, गॉस लॉ तो वैलिड होगा ही, ठीक है। बट हमको फायदा किसमें होता है, जब हम सिमेट्रिकल सरफेस यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड को हम इंटीग्रल के बाहर ले जाते हैं। और दूसरा फायदा ये कि ds और इलेक्ट्रिकल फील्ड के बीच में एंगल जो है वो थ्रू आउट द सरफेस सेम रहेगा, जो भी रहे, 0 रहे, नहीं रहे, 180 रहे, कुछ भी रहे, वो सेम रहेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखें।